जब भी हम कोई बड़ा पब्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि एक रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, तो हम उसे किस चीज़ के लिए डिज़ाइन करते हैं? क्या हम उसे एक आम दिन के हिसाब से बनाते हैं जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, जी। या फिर हम उसे उस एक खास दिन के लिए तैयार करते हैं जब सिस्टम पर उसकी क्षमता से कई गुना ज्यादा बोझ पड़ने वाला हो? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। हाँ, और ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे डिजाइन, प्लानिंग और इंसानी जान की कीमत से जुड़ा है। बिल्कुल। और इसी सवाल को समझने के लिए आज हम कुछ मिले हुए स्रोतों के जरिए एक बहुत ही दुखद घटना की गहराई में उतरेंगे। जी। तारीख थी 15 फरवरी 2025। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग थे, महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। जी। लेकिन उस शाम वो इंतजार की घड़ियां एक भयानक त्रासदी में बदल गईं, एक भगदड़ जिसमें कई जानें चली गईं। तो आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि उस रात क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम की कौन सी छोटी छोटी गलतियां मिलकर एक इतने बड़े हादसे की वजह बनी। चलिए इसको समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस रात की तस्वीर को साफ करते हैं। वक्त था रात के करीब 9 से 10 बजे के बीच का, और जगह थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, खासकर प्लेटफॉर्म 14 और 15 की तरफ जाने वाला फुट ओवर ब्रिज खचाखच भरा हुआ। और इस हादसे का जो मानवीय पहलू है वो सच में झकझोर देने वाला है। हाँ, हमारे पास जो पुलिस रिकॉर्ड्स हैं उनके मुताबिक कम से कम 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 18? जी। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। जो सबसे छोटा पीड़ित था वो सिर्फ 7 साल का था और सबसे बुजुर्ग 79 साल के। 7 साल का बच्चा? हाँ। ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुई, मतलब एस्फिक्सिया से। जब भीड़ का दबाव इतना बढ़ जाता है कि इंसान सांस तक नहीं ले पाता। कुछ लोगों को गंभीर फ्रैक्चर भी हुए थे। तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो जिंदगियां हैं जो एक धार्मिक यात्रा पर निकली थीं, पर कभी घर नहीं लौट पाईं। 18 जाने, ये सोचना भी मुश्किल है। तो अब सवाल ये उठता है कि उस दिन स्टेशन पर हालात इतने ज्यादा बिगड़े कैसे? मतलब इतनी भीड़ ये आई कहाँ से? जाहिर है महाकुंभ एक बड़ी वजह तो थी ही। देखिए, महाकुंभ एक बहुत बड़ी वजह थी, लेकिन सिर्फ ये कहना कहानी को बहुत सरल बना देगा। अच्छा। हमारे पास जो सरकारी आंकड़े हैं वो एक ज्यादा बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। उस एक दिन में नई दिल्ली स्टेशन से 49,000 जनरल टिकट, मतलब अनारक्षित टिकट बेचे गए थे? 1 मिनट, 49,000? जी, 49,000। अरे बाप रे, ये तो किसी छोटे शहर की पूरी आबादी के बराबर है। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि एक स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बड़ी भीड़ का दबाव कैसे झेल सकता है। नहीं झेल सकता। ये तो एक तरह से तबाही को न्योता देने जैसा था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ एक भीड़ नहीं थी, ये एक प्रेशर कुकर सिचुएशन बन गई थी। प्रेशर कुकर? हाँ। मतलब एक तरफ से हजारों लोग स्टेशन में आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से निकासी लगभग बंद थी। क्यों? क्योंकि कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही थीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग पहले से प्लेटफॉर्म पर थे वो वहीं फंसे हुए थे, और नए लोग लगातार उस भीड़ में जुड़ते जा रहे थे। प्लेटफॉर्म्स, सीढ़ियां, फुट ओवर ब्रिज, हर जगह तिल रखने की भी जगह नहीं बची थी। तो हमारे पास एक ऐसा स्टेशन है जो अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा भरा हुआ है, लोग घंटों से फंसे हुए हैं, और जाहिर है सब्र का बांध भी टूट रहा होगा। ऐसे में भगदड़ शुरू होने के लिए तो बस एक चिंगारी की जरूरत थी। हाँ बिल्कुल। और वो चिंगारी क्या थी? देखिए, यहाँ पर 2 अलग-अलग वजह सामने आती हैं जो शायद एक साथ ही हुई। चश्मदीदों के बयानों के मुताबिक उस वक्त ट्रेनों को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन? कैसा कंफ्यूजन? एक तरफ से प्रयागराज स्पेशल ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन पहले से ही किसी और प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। रुके, ये तो एक बहुत बड़ी कम्युनिकेशन गड़बड़ी लगती है। जी। मतलब आज के डिजिटल दौर में जहां हर चीज सेंट्रलाइज्ड है, एक ही मंजिल की 2 ट्रेनों को लेकर ऐसी भ्रामक घोषणाएं, ये कैसे हो सकता है? कोई तकनीकी खराबी थी या इंसानी भूल? जांच में ये पूरी तरह से तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ। जैसे ही ये अलग-अलग घोषणाएं हुई, लोगों में अफरा तफरी मच गई। जिन्हें लगा कि उनकी ट्रेन छूट रही है, वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे की ओर भागने लगे। और उस खचाखच भरे ब्रिज पर जब हजारों लोगों ने एक साथ अपनी दिशा बदली, तो जाहिर है धक्का मुक्की शुरू हो गई। ये थी पहली और शायद सबसे बड़ी चिंगारी। और दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह ज्यादा तात्कालिक थी, जो उस धक्का मुक्की के बीच ही हुई। कई चश्मदीदों ने ये बताया कि एक यात्री जिसके सिर पर काफी सामान था, वो सीढ़ियों से उतरते हुए अपना संतुलन खो बैठा और गिर गया। अच्छा। अब आप सोचिए, एक ऐसी सीढ़ी पर जहां लोग
कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर एक भी इंसान गिरता है तो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल। उसके पीछे वाले लोग उसे बचाने या संभालने की कोशिश में खुद गिरें, फिर उनके पीछे वाले, और देखते ही देखते वो जगह इंसानी शरीरों के ढेर में बदल गई। तो मतलब वो एक व्यक्ति का गिरना सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो उस पहले से बने हुए दबाव के लिए एक ट्रिगर पॉइंट बन गया। बिल्कुल। और यहीं पर हमें चोक पॉइंट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। चोक पॉइंट? हाँ, वो फुट ओवर ब्रिज और उसकी सीढ़ियां उस रात एक क्लासिक चोक पॉइंट बन चुकी थीं। क्राउड डायनामिक्स की स्टडीज ये बताती हैं कि जब किसी जगह पर भीड़ का घनत्व यानी डेंसिटी 4 व्यक्ति प्रति स्क्वायर मीटर से ज्यादा हो जाती है तो इंसान का अपने शरीर पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। 4 व्यक्ति? जी, आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, आपको भीड़ एक लहर की तरह बहा कर ले जाती है। और उस रात का अंदाजा क्या था, मतलब कितनी डेंसिटी रही होगी? स्रोतों के मुताबिक उस ब्रिज पर डेंसिटी 6 से 7 व्यक्ति प्रति स्क्वायर मीटर तक पहुंच गई थी। 6 से 7? अरे बाप रे। इस स्थिति में भीड़ एक ठोस चीज की तरह नहीं बल्कि एक तरल, एक फ्लूइड की तरह व्यवहार करने लगती है, और इस क्राउड फ्लूइड में जो कोई भी गिरता है उसका उठ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि ऊपर से सैकड़ों लोगों के वजन का दबाव होता है। बिल्कुल। दम घुटने की असली वजह यही दबाव था। स्टेशन का वो डिजाइन, वो संकरी सीढ़ियां उस रात एक मौत का फंदा बन गईं। ये सुनना ही इतना खौफनाक है। जब ये सब हो रहा था, जब लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, तब प्रशासन कहाँ था? मतलब इमरजेंसी सर्विसेज का रिस्पॉन्स कैसा था? जानकारी के मुताबिक जैसे ही खबर फैली, फायर टेंडर और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को पास के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी सबने मिलकर हालात को काबू करने की कोशिश की, लेकिन तब तक सबसे ज्यादा नुकसान हो चुका था। बाद में तत्कालीन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। जांच, ये शब्द हम हर बड़े हादसे के बाद सुनते हैं, लेकिन इस पूरी घटना को अगर हम थोड़ा दूर से देखें तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक रात की गलती नहीं थी। ये उन गलतियों का नतीजा थी जो शायद सालों से नजरअंदाज की जा रही थी। हाँ, और अगर हम इसे एक सिस्टम की विफलता के तौर पर देखें तो 3 बड़ी खामियां साफ नजर आती हैं। कौन सी थी? पहली, प्लानिंग की विफलता। सबको पता था कि महाकुंभ की वजह से भीड़ बेतहाशा बढ़ने वाली है, फिर भी कोई खास भीड़ प्रबंधन योजना क्यों नहीं बनाई गई? रस्सी या बैरिकेड लगाकर लोगों की लाइनों को अलग क्यों नहीं किया गया? मतलब ये एक ऐसी आपदा थी जिसका अंदाजा पहले से था, लेकिन उसके लिए कोई तैयारी नहीं की गई। बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की विफलता। वो फुट ओवर ब्रिज शायद रोजमर्रा की भीड़ के लिए काफी होगा, लेकिन वो एक बड़े त्योहार की भीड़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। क्या सालों से किसी ने ये नहीं सोचा कि ऐसे मौकों के लिए स्टेशन को अपग्रेड करने की जरूरत है? और तीसरी और शायद सबसे अहम विफलता थी कम्युनिकेशन की। वो भ्रामक घोषणाएं। जी, उन घोषणाओं ने एक शांत भीड़ को एक घबराई हुई बेकाबू भीड़ में बदल दिया। प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन, जब ये तीनों पिलर एक साथ गिरते हैं तो ऐसी ही त्रासदी होती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि नई दिल्ली स्टेशन पर जो हुआ वो कोई किस्मत का खेल नहीं था। नहीं, वो कई वजहों का एक खतरनाक कॉकटेल था। महाकुंभ की भारी भीड़ एक वजह थी, स्टेशन के डिजाइन की अपनी सीमाएं थीं, और इन सब के ऊपर जानकारी के भ्रम ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। और ये हमें वापस उसी बुनियादी सवाल पर ले आती है जिससे हमने आज की बातचीत शुरू की थी। हैं और उस एक दिन के भारी भीड़ को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। सही बात है। ये हादसा हमें दिखाता है कि सामान्य और चरम स्थिति के बीच की योजना का जो अंतर है वो सिर्फ एक असुविधा नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का फासला बन सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो नीति निर्माताओं और हम सब के लिए है। भविष्य में ऐसी किसी घटना को रोकने के लिए हमें ये तय करना होगा कि हम सुविधा को प्राथमिकता देते हैं या सुरक्षा को, खासकर उस एक दिन जब सिस्टम की असली परीक्षा